नमस्कार दोस्तों। साहित्य की ओर में आज की कहानी है शकुंतला शर्मा जी द्वारा लिखी गई कहानी आओ घर चलें। रूपाली अपने कार्यालय से निकलकर स्कूटर पार्किंग तक भी नहीं पहुंची थी कि मधुकर और उनकी बहन रीता ने उसकी राह रोक ली थी। क्या है? क्या चाहते हैं आप लोग? मेरी राह मत रोकिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने शोर मचाया तो यहाँ लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाएगा, जो शायद आप लोगों के लिए अच्छा ना हो। रूपाली क्रोधित स्वर में बोली। देखो रूपाली, हम नहीं चाहते कि व्यर्थ ही बात बढ़े। हम कोई झगड़ा नहीं चाहते, रीता ने बीच बचाव करते हुए कहा। इसलिए मैं मधुकर को साथ लेकर आई हूं। चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। कैसा समझौता चाहती हैं आप? मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई समझौता करना ही नहीं चाहती। रूपाली प्लीज 5 मिनट कहीं बैठकर बात करते हैं। तुम्हें अवश्य किसी ने बहका दिया है। दहेज की बात तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची, फिर मांगने की कौन कहे। मधुकर ने विनयपूर्वक कहा तो रूपाली ना नहीं कह सकी। वह जानती थी कि मधुकर निर्दोष है। किसी और के किए की सजा वह मधुकर को क्यों दे रही है? वह मन को कितना भी कठोर क्यों ना कर ले, उसके मन में अब भी मधुकर के लिए कोमल भावनाएं हैं। पर नहीं, यह समय भावुकता में बहने का नहीं है। मधुकर तो केवल माध्यम है रीता दीदी से बदला लेने का। उन्होंने उसके परिवार को 9 आंसू रुलाया है। इसका हिसाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। रूपाली की विचार श्रृंखला तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। चलो ना रूपाली, सामने रेस्टोरेंट में बैठते हैं। मृत्यु दंड के अपराधी को भी उसका अपराध तो बताया जाता है। कम से कम मुझे यह तो पता चले कि मेरा दोष क्या है। मधुकर ने पुनः कहा तो रूपाली ना नहीं कह सकी। बस यह बता दो कि मेरा दोष क्या है। यदि तुम्हारी बात सच हुई तो मैं चुपचाप उठकर चला जाऊंगा। तुम जीवन भर मेरा मुंह भी मत देखना। रेस्टोरेंट में तीनों के बैठते ही मधुकर ने अनुनय की। मुझे जो कहना था मैंने पुलिस को बता दिया। आगे जो कहना है अदालत में ही कहूंगी। रूपाली ने तुरंत अपनी कमजोरी को दूर छिटक दिया। तुम्हें यही सब करना था तो विवाह ही क्यों किया था मधुकर से? आखिर क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने तुम्हारा? रीता क्रोधित हो उठी। इसका उत्तर आपसे अच्छी तरह कौन जानता है? यही प्रश्न तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। रणवीर ने आपका क्या बिगाड़ा था? कौन रणवीर? कहना क्या चाहती हो तुम? देखो रूपाली, किसी निर्दोष को सताओगी तो जीवन में कभी चैन नहीं मिलेगा। रीता एक ही सांस में बोल गई। क्यों? क्या आप चैन से नहीं रह रही हैं? पूरे परिवार पर एक छत्र साम्राज्य है आपका और पूर्ण स्वतंत्रता। ना कोई रोक टोक, ना किसी बात की कमी। रूपाली भला कब चुप रहने वाली थी। शायद तुम नहीं जानती कि तुम किससे बात कर रही हो। यदि तुम कोर्ट कचहरी ही जाना चाहती हो तो यही सही, पर कान खोलकर सुन लो। तुम्हें बर्बाद ना कर दिया तो मेरा नाम रीता नहीं। आपके इस गुण से मैं भली भांति परिचित हूं। वैसे भी समझौते की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, इसलिए भविष्य में ऐसा प्रयत्न आप ना ही करें तो अच्छा है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, बड़ा जरूरी काम है। मैं और नहीं रुक सकूंगी। रूपाली ने मधुकर और रीता जी से विदा ली और रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। उधर रूपाली को जाते ही मधुकर रीता पर बरस पड़ा था। क्या आवश्यकता थी उसे भला बुरा कहने की? हम यहाँ समझौता करने आए थे कि धमकी देने? पर आप जब बोलना प्रारंभ करती हैं तो थमने का नाम ही नहीं लेती। मैं उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही आपने उसे वह जली कटी सुनाई कि बेचारी भाग खड़ी हुई। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी दीदी से ऐसी बात करते हुए? रीता का ऊंचा स्वर सुनकर रेस्टोरेंट में सभी लोग मुड़कर उनकी ओर देखने लगे थे। चलिए यहाँ से, शेष बहस घर पर भी हो सकती है। मधुकर धीमे स्वर में बोलकर उठ खड़ा हुआ था। रीता भी उसके पीछे चली आई थी। देखो मधुकर, अब रूपाली से समझौते की बात भूल ही जाओ।
मुझे तो तुम पर तरस आता है। अरे जो कुछ रूपाली ने तुम्हारे साथ किया, उसके बाद भी तुम उससे समझौते की बात सोच रहे हो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम। और यह रणवीर वाली बात किसने बताई रूपाली को? मुझे क्या पता। वैसे भी जिस बात को सारी दुनिया जानती है, उसे किसी को बताने ना बताने से किसी को क्या अंतर पड़ने वाला है। किसके पास समय है गड़े मुर्दे उखाड़ने का? यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे पेट में कोई बात पचती ही नहीं? अपनी नई नवेली दुल्हन को सुनाने के लिए तुम्हें इससे रसपूर्ण और कोई कहानी मिली ही नहीं। दीदी आप बड़ी हैं और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि आप प्रलाप करती रहें और मैं सुनता रहूं। तो क्या करोगे तुम? विवाह से पहले कितना समझाया था तुम्हें कि एक डॉक्टर का विवाह डॉक्टर लड़की से हो तो सुविधा रहती है, पर तुम तो रूपाली के रूप के दीवाने थे। पूरे परिवार का सम्मान मिट्टी में मिलाकर भी तुम्हें चैन नहीं आया। अब भी तुम रूपाली का ही पक्ष ले रहे हो। दीदी आप मुझे अकेला छोड़ दें, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। मैं अपनी समस्या स्वयं सुलझा सका तो सुलझा लूंगा, नहीं तो नहीं तो क्या? पता नहीं मैं क्या करूंगा। मुझे तो आशा की छोटी सी किरण भी नजर नहीं आ रही है। मधुकर उदास व निराश स्वर में बोला। तब तक घर आ गया था। दोनों भाई बहन चुपचाप घर में घुसे थे। मधुकर सीधा अपने कमरे में चला गया। क्या हुआ? मधुकर की माँ नीला देवी ने सांकेतिक भाषा में प्रश्न किया था और उत्तर में रीता देर तक माँ के पास बैठकर गुपचुप बातचीत करती रही। उधर मधुकर अपने कमरे में आराम कुर्सी पर ही पसर गया था, पर आंखें मूंदते ही वह दिवा स्वप्नों की मधुर दुनिया में जा पहुंचा था। उन दिनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर हवा से बातें करना उसकी दिनचर्या का अभिन्न अंग था। कॉलेज के बाहर खड़ा वह अपने मित्र प्रवीण की प्रतीक्षा कर रहा था कि उससे कुछ ही दूरी पर रूपाली अपने स्कूटर पर आकर रुकी थी। उसके अद्भुत व्यक्तित्व और अप्रतिम सौंदर्य को निहारता वह यह भी भूल गया कि प्रवीण बड़ी उत्सुकता से उसके हाव भाव परख रहा था। रूपाली ने बड़ी अदा से हेलमेट उतारा और काले रेशमी बाल कुछ इस तरह लहराए मानो काली घटा घिर आई हो। शायद बिजली भी कौंधी होगी, क्योंकि मधुकर की आंखें चौंधिया गई थी। पर इससे पहले कि वह कुछ सोच या समझ पाता, उसी के कॉलेज की तृतीय वर्ष की छात्रा विनीला तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई आई और दोनों फुर्र हो गई। मधुकर शून्य में टकटकी लगाए उन्हें देखता रह गया। प्रवीण उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाकर उसकी तंद्रा भंग करने का प्रयास कर रहा था। रूपाली के जाते ही मधुकर पलटा था और प्रवीण के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान देखकर सक पका गया था। तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, किसी प्रकार मधुकर के मुंह से निकला। पता नहीं तुम क्या समझ बैठे। मैंने तो ना कुछ समझा ना कुछ कहा। वह कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। प्रवीण खिलखिलाकर हंसा था। शायद तुम ठीक समझे हो। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। हवा के मदमस्त झोंके की तरह कुछ ही क्षणों में वह मेरा सब कुछ उड़ा कर ले गई। मधुकर अब भी स्वप्न लोक में था। कुछ नाम पता भी पूछा या हवा में ही उड़ते रहे? प्रवीण खिलखिलाया था। कहाँ, कुछ नहीं पूछा। जब तक होश आया वह फुर्र हो चुकी थी, पर अपने कॉलेज के तीसरे वर्ष की छात्रा उसकी सहेली है। मैं उससे मिलकर नाम पता पूछ लूंगा। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, यह कहते हुए प्रवीण ने ठहाका लगाया था। हंस लो मित्र, कभी मुझे भी अवसर मिलेगा। मधुकर सचमुच नाराज हो गया था। विनीला को मधुकर ने अपने कॉलेज में देखा था, पर उससे औपचारिक परिचय नहीं था। पर अब उसको लगा कि जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी, तभी उस उड़न परी से संपर्क साधा जा सकेगा। मधुकर की वह रात बड़ी कठिनाई से कटी थी। क्या यह वास्तव में पहली नजर का प्यार था या कोरा पागलपन? अगले दिन मधुकर ने कॉलेज के कई चक्कर काटे, पर विनीला कहीं नजर नहीं आई। थक हार कर वह उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहां उसने एक दिन पहले उसे देखा था।
बहुत देर प्रतीक्षा के बाद वह निराश होकर जाने ही वाला था कि विनीला दूर से आती नजर आई। मधुकर को लगा कि विनीला ने उसे देख लिया है और इसलिए धीरे धीरे आ रही है, पर फिर उसे स्वयं पर हंसी आई थी। विनीला के पास आते ही मधुकर ने आगे बढ़कर अभिवादन किया। क्षण भर को विनीला हक्का बक्का रह गई थी, पर दूसरे ही क्षण उसने हाथ जोड़ दिए थे। कहिए, उसने प्रश्न किया था। चलिए आपको घर तक छोड़ दूं। वह किस खुशी में? विनीला ने भौएं चढ़ाई थी। क्या किसी की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए भी सफाई देनी होगी? बिल्कुल नहीं, पर मैं तो कॉलेज में 3 वर्षों से हूं। आज मित्रता का हाथ बढ़ाने का कोई विशेष कारण? आपने पूछा है तो झूठ नहीं बोलूंगा। कल आप जिस उड़न परी के साथ स्कूटर पर उड़न छू हो गई थी, उसने मेरा सुख चैन छीन लिया है। सारी रात आंखों में काटी है। आपके पास उसका पता ठिकाना फोन नंबर कुछ तो होगा। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अब समझी आपकी दोस्ती का राज। पर अपनी सहेली का नाम पता फोन नंबर आदि देने के लिए तो मुझे अनुमति लेनी पड़ेगी। तो लीजिए ना अनुमति, यह लीजिए फोन और मिलाइए उसका नंबर। आप उसे नहीं जानते, यह प्रकरण सुनते ही वह आग बबूला हो उठेगी। धीरज रखिए श्रीमान, ऐसी बातों में अधीर होने से काम नहीं चलता। वैसे भी ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं अपनी सहेली से बात करके आपको सूचित करूंगी। विनीला ने कन्नी काटते हुए कहा था और सामने से आती हुई बस में चढ़ गई थी। घर पहुंचते ही विनीला ने रूपाली को फोन किया था। कितनी भाग्यशाली है रूपाली तू। कल जिसे ढूंढती हुई तू कॉलेज तक खींची चली आई थी, आज वही पता ठिकाना फोन नंबर पूछता तुझे ढूंढ रहा था। तो क्या कहा तूने? कह दिया कि मैं अपनी सहेली से पूछ कर बताऊंगी। वाह, सहेली हो तो तुम जैसी। 2-4 दिन तड़पने दो महाशय को, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद फोन नंबर दे दूं क्या? उसके बाद मैं स्वयं निपट लूंगी, तुम चिंता मत करो, रूपाली ने आश्वासन दिया। मधुकर प्रतिदिन विनीला का पीछा करता, उससे अनुनय करता, पर वह नहीं पिघलती। इसी तरह 1 सप्ताह और बीत गया। मधुकर निराश हो चला था। उस दिन उसने विनीला को देखकर भी अनदेखा कर दिया, पर वह बड़ी अदा से दूसरी ओर देखकर हंस दी थी। मधुकर ने पलटकर देखा तो वहां रूपाली खड़ी मुस्कुरा रही थी। तब तक वह उसका नाम कहाँ जानता था, पर जब उसने अपना नाम बताया तो उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, यथा नाम तथा गुण। रूपाली से मिलकर ही उसे पता चला कि उसका प्यार एक तरफा नहीं था। कुछ ही दिनों में दोनों ने एक दूसरे के परिवार के संबंध में सब कुछ बता दिया था। मधुकर एमबीबीएस पूरी करके आंखों का विशेषज्ञ बनने के लिए स्नातकोत्तर पढ़ाई कर रहा था। वहीं रूपाली एक प्रसिद्ध संस्थान से एमबीए करके एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मोटा वेतन ले रही थी। उसने यह भी बताया कि वह अपने नानी के पास रहकर ही बड़ी हुई थी। उसकी शिक्षा दीक्षा भी उन्हीं ने करवाई थी। अन्य पारिवारिक संबंधों के बारे में ना तो मधुकर ने कभी कुछ पूछा, न ही रूपाली ने कुछ बताया। मधुकर 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था। बड़ा भाई उच्च शिक्षा प्राप्त करके कनाडा में नौकरी करने लगा था और विवाह करके वहीं बस गया था। रीता उसकी बड़ी बहन थी। मधुकर ने रूपाली को उनसे सावधान रहने की सलाह दी थी। उनसे मधुकर तो क्या, उसके माता पिता भी डरते थे। मधुकर ने ही रीता के पूर्व जीवन के बारे में विस्तार से बताया था कि वह अपने प्रेमी से विवाह करने पर अड़ी थी, पर पिता को ना उसका प्रेमी जचा ना ही उसका परिवार, और उन्होंने उनका विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में करवा दिया था। रीता ने 1 माह में ही दहेज उत्पीड़न के आरोप में पति को जेल भिजवा दिया था। उसके पति ने समझौता करने की जी तोड़ कोशिश की थी, पर रीता ने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाकर केस को और भी उलझा दिया था। फिर उन्होंने एक अन्य प्रेमी भी ढूंढ लिया था और उसी के साथ रहने लगी थी। ना उन्हें माता पिता की चिंता थी, ना समाज के नियम कायदे की।
उनका एक ही तर्क था कि जब वे पुरुषों की भांति ऊंची नौकरी में हैं तो पुरुषों की तरह स्वच्छंद जीवन जीने का अधिकार उन्हें भी मिलना चाहिए। वे अक्सर यह भी कहती कि समाज के नियम कायदे लोगों के लिए है, न कि लोग नियम कायदों के लिए। रीता का प्रेमी उनका माल मत्ता लेकर भाग गया था, पर उससे पहले ही बदनामी के डर से उनके पति ने आत्महत्या कर ली थी। आजकल वे पुनः परिवार के साथ ही रहती हैं। रीता की कहानी सुनकर रूपाली फूट फूट कर रो पड़ी थी। मधुकर हैरान रह गया था। इतनी पुरानी बात के लिए इस तरह रोने की क्या आवश्यकता थी। वह देर तक उसे धीरज बंधाता रहा था। मधुकर रूपाली को अपने घर ले गया तो माता पिता ने देखते ही स्वीकृति दे दी थी। रीता दीदी उस समय घर पर नहीं थी, पर लौटते ही उन्होंने घर सिर पर उठा लिया था। उन्होंने तो पहले ही मधुकर के लिए अपने सहयोगी की बहन पसंद कर ली थी। लड़की डॉक्टर थी और रीता को लगता था कि मधुकर के लिए वही उचित जीवन साथी थी। पर इस बार मधुकर अड़ गया और रूपाली ब्याह कर घर आ गई। लेकिन विवाह के बाद जो हुआ वह मधुकर के लिए अप्रत्याशित था। रूपाली रीता को देखते ही बिफर उठती और खूब जली कटी सुनाती। उग्र स्वभाव की रीता कब चुप रहने वाली थी। अतः गुस्से में एक दिन रीता ने रूपाली पर हाथ उठा दिया। दोनों के बीच क्या हुआ मधुकर को पता नहीं, पर रूपाली के सिर से खून बह रहा था। कपड़े फटे थे, कमर और हाथ पर चोट के निशान थे। रूपाली ने पुलिस में रपट की तो सारा परिवार जेल की हवा खाने को विवश हो गया था। रूपाली ने आरोप लगाया कि उससे 20 लाख दहेज की मांग की गई थी। कठिनाई से जमानत मिली सबको। माता पिता के समझाने पर मधुकर ने रूपाली से सुलह करने का प्रयास किया था। सारे प्रकरण को याद करके कब मधुकर की आंखों से आंसू बहने लगे उसे स्वयं पता नहीं चला। माँ ने समझा बुझाकर कुछ कौर खिला दिए थे। अगले दिन मधुकर ने अस्पताल और कॉलेज जाने का निर्णय लिया। वह स्वयं को उतना व्यस्त रखना चाहता था कि अन्य उलझनों के लिए समय ही ना बचे। भोजन के लिए कैंटीन गया तो विनीला और प्रवीण दोनों ही मिल गए। आजकल वे दोनों प्रेम की पींगे बढ़ा रहे थे। क्या हो गया है तुम्हें मधुकर? वे दोनों अपनी थालियां लाकर मधुकर के साथ ही बैठ गए थे। तुम दोनों तो सब कुछ जानते हो, रूपाली को समझाने का प्रयत्न भी कर चुके हो। क्या हो गया मेरी रूपाली को? वह तो मुझ पर जान छिड़कती थी। सुनकर मधुकर रो पड़ा था। मुझे एक बात सूझी है, विनीला कुछ सोचकर बोली थी। क्या? चलो रूपाली की नानी से मिलने चलते हैं। वे दोनों तो घर पर ही होंगे। रूपाली कॉलेज गई होंगी, देखें उसके नाना नानी क्या कहते हैं। तीनों आनन फानन में रूपाली के घर पहुंचे थे। सारी बातें विनीला और प्रवीण ने ही की थी। मधुकर तो फटी फटी आंखों से बस देखे जा रहा था। उनकी बातें पूरी होने पर नानी जी ने दीर्घ निश्वास ली थी। लगता है रूपाली ने तुम्हें अपने संबंध में कुछ नहीं बताया, नाना जी बोले थे। हम कुछ समझे नहीं। यही कि रणवीर रूपाली का बड़ा भाई था। मधुकर की बहन ने उसे आत्महत्या करने पर विवश किया था, पर उसके साथ ही सारा परिवार बिखर गया। रूपाली की माँ हमारी इकलौती संतान थी। वह तो पुत्र वियोग में 1 माह में ही चल बसी। पिता को पक्षाघात हो गया। वे जीवित हैं और रणवीर के छोटे भाई राजवीर के साथ लखनऊ में ही रहते हैं। इस घटना के बाद राजवीर को तो विवाह के नाम से ही घृणा हो गई है। रूपाली रणवीर की लाडली बहन थी। भाई की मृत्यु के सदमे से उसे दौरे पड़ने लगे, तो हम उसे यहाँ ले आए। बहुत इलाज कराया तब कहीं सामान्य हुई, पर 2-3 वर्षों से उसे बदला लेने का जुनून सवार था। उसने बड़े प्रयत्न से रीता के परिवार के बारे में जानकारी जुटाई थी, और उसके बाद जो हुआ वह तो तुम लोग भली भांति जानते हो। सारी कहानी सुनाकर नाना जी शांत हो गए थे। नानी जी सुबक रही थी। मैंने रूपाली को बहुत समझाया, नफरत के सहारे जीवन नहीं कटा करता, यह भी कहा। अपने बुढ़ापे का वास्ता दिया, पर वह नहीं मानती। हंसता खेलता परिवार था हमारा, न जाने किसकी नजर लग गई। नानी जी ने आंसुओं के बीच अपनी आपबीती कह सुनाई। चाहती क्या है वह? पता नहीं, उसका बस चले तो सारी दुनिया को आग लगा दे। उसे बर्बादी से बचा लो मधुकर बेटे।
नाना जी ने हाथ जोड़ दिए थे। रूपाली के घर से निकले तो तीनों मित्र पसोपेश में थे। मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। लोहे को लोहा ही काटता है। रूपाली का नंबर बताओ, प्रवीण बोला। विनीला ने अपने मोबाइल से नंबर मिला दिया था। हेलो रूपाली, मैं प्रवीण। मधुकर ने आत्महत्या के इरादे से अपनी कलाई की नसें काट ली हैं। बहुत गंभीर अवस्था में है। शीघ्रता से आरोहण अस्पताल पहुंचो। प्रवीण ने रूपाली को सूचित करते ही फोन बंद कर दिया था। आरोहण अस्पताल प्रवीण के माता पिता का था। सबने मिलकर मधुकर को वहां कलाई पर पट्टियां बांधकर लिटा दिया था। विशेष प्रभाव के लिए अन्य सभी प्रबंध भी कर लिए गए थे। वह नहीं आएगी, बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंदते हुए मधुकर बोला था। काश मैं सचमुच ऐसा साहस जुटा पाता। तभी तूफान की भांति दौड़ते हुए रूपाली ने उस कक्ष में प्रवेश किया था। क्या हुआ? कब हुआ? मधुकर ने ऐसा प्रयास। अब कैसा है? प्रार्थना करो, शायद बच जाए। वैसे तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हारा प्रयास सफल हुआ। अब शायद तुम चैन से जी सको, विनीला बोली थी। नहीं, यदि मधुकर को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगी। मधुकर, आंखें खोलो, देखो मैं हूं तुम्हारी रूपाली। रूपाली बिलक उठी थी। होश में आओ रूपाली, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, पर ऐसा हो भी सकता है। तब तुम शायद हाथ मलने के अलावा कुछ ना कर पाओ, विनीला बोली थी। प्रवीण और विनीला ने सहारा देकर रूपाली को बिठाया था। मधुकर भी उठ बैठा था। दोनों गले मिलकर देर तक रोते रहे थे। देखो तो रूपाली, तुमने क्या हाल बना लिया है। जो हो गया उस पर तो तुम्हारा वश नहीं है, पर भविष्य को संवारने का यत्न तो कर ही सकती हो। तभी प्रवीण के माता पिता भी आ गए थे। रूपाली अब भी सिसक रही थी। रूपाली, चलो अपने घर चलें, मधुकर ने कहा, जहां हम दोनों होंगे और हमारे बुजुर्ग। रूपाली ने थरथराता हुआ अपना हाथ मधुकर को सौंप दिया था और अपने शुभचिंतकों से विदा लेकर दोनों कक्ष से बाहर निकल गए थे, एक नए क्षितिज की ओर। तो ये आप सुन रहे थे शकुंतला शर्मा जी द्वारा लिखी गई कहानी आओ घर चलें, रेनू की आवाज में। ऐसी ही अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।